नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि नेट जेआरएफ, सेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी के लिए यह इतिहास ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति यह इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम विनोद कुमार शुक्ल यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। विनोद कुमार शुक्ल का काव्य संग्रह। अभी विनोद कुमार शुक्ल का काव्य संग्रह वह आदमी नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह चला गया। यह विनोद कुमार शुक्ल का महत्वपूर्ण कविता संग्रह है, काव्य संग्रह है। कविता के अद्यावधि प्रतिमानों के आगे प्रश्न चिन्ह लगा देता है। उसे यथार्थवाद, प्रगतिवाद, आधुनिकतावाद आदि के खानों में नहीं रखा जा सकता। यानी विनोद कुमार शुक्ल जो है वह यथार्थवाद में भी नहीं आते, प्रगतिवाद में भी नहीं और आधुनिकतावाद में भी नहीं है। उनकी अलग कोटि है। इसे लेखक के उपन्यास नौकर की कमीज के साथ पढ़ना चाहिए। यानी वह विनोद कुमार शुक्ल का एक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण उपन्यास है, वह है नौकर की कमीज के साथ पढ़ना चाहिए। उनके काव्य और उपन्यास दोनों पर लतानी जादुई यथार्थवाद का प्रभाव है। यानी विनोद कुमार शुक्ल के काव्य और उपन्यासों पर लतानी जादुई यथार्थवाद का प्रभाव है। इसमें यथार्थ के साथ कुछ अयथार्थ, अद्भुत, दिल दिलंडापन आदि का समावेश होता है। यथार्थ सिर्फ सर्वहारा की फतह और गेहूं के भाव तक सीमित नहीं है। सब कुछ होना बचा रहेगा उनका दूसरा काव्य संग्रह है। यानी विनोद कुमार शुक्ल का पहला काव्य संग्रह है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह चला गया। दूसरा काव्य संग्रह है सब कुछ होना बचेगा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा। यह उनका दूसरा काव्य संग्रह है। और उनका जो उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का, नौकर की कमीज, यहाँ है। उनकी रचनाएं एक ऐसे जनतंत्र की देन है जहां लोग एक दूसरे से परिचित होकर भी अपरिचित हैं। व्यक्ति व्यक्ति के बीच विश्वसनीय संप्रेषण की कमी है। खंडित वार्तालाप उनकी नियति है। वे सारे भद्र पांडित्य को अस्वीकार करते हैं। उदाहरण अभी उनकी कविता का एक उदाहरण देखते हैं। चड्डी में पत्नी की फटी पुरानी साड़ी की कमी मजबूत किनारे की नाड़ी से गठान लगाता हुआ परिवार हो गया। यानी किसी पुरुष है और वो पुरुष अपनी पत्नी की जो कोई पुरानी साड़ी है और पुरानी साड़ी होने के बाद उसकी जो किनारे होती है वह मजबूत होती है और उसी किनारे का नाड़ा बनाकर अपनी अंडर पैंट में या चड्डी में डालकर उसकी गांठ बांधने के लिए वह काम में लाता है। किंतु उनकी शैली, कंपोजिशन कविता और पाठक के बीच ऐसा व्यवधान खड़ी करती है कि पाठक इसे लगभग जय हिंद कर देता है। सन 1980 एक ऐसा वर्ष है जिसमें कविता एक नया मोड़ लेती है। यानी 1980 में कविता एक नए मोड़ पर, एक नए रास्ते पर जा निकलती है। इस वर्ष कई महत्वपूर्ण संग्रह प्रकाशित हुए। यानी 1980 में काफ़ी महत्वपूर्ण कविता संग्रह प्रकाशित हुए। उसमें कुमार विकल का एक छोटी सी लड़ाई, अरुण कमल का अपनी केवल धार, मंगलेश डबराल का पहाड़ पर लालटेन, राजेश जोशी का एक दिन बोलेंगे पेड़, उदय प्रकाश का सुनो कारगिल और आज़ाद जैदी का बहने तथा अन्य कविताएं पहले दो संग्रहों को छोड़ शेष आधुनिक भाषाई तकनीक का प्रयोग किया गया है। इन्हें समग्रतः नव्य प्रगतिशील या जनवादी रचनाएं कहा जा सकता है। इसमें गोला बारूद नहीं है। कवियों को कविता की सामर्थ्य सीमा मालूम है। अंततः वे व्यापक जीवन से जो उनकी अनुभूति के अंग बन चुके हैं, विषयों को चुनते हैं और उन्हें संवेदना के धरातल पर सामान्य मनुष्य की समस्याओं से जोड़ देते हैं। अभी यहाँ पर अगले लेखक है, कवि है, वह है कुमार विकल। 7वें 8वें दशक के ऐसे कवि हैं
जो वस्तुओं का सीधे साक्षात्कार करते हैं। यानी कुमार विकल जो वस्तुओं का सीधे साक्षात्कार करते हुए नजर आते हैं, चमत्कार मूलक मुहावरों के बिना उसे प्रतिबद्ध कविता में बदल देते हैं। उनकी विचारधारा किताबी विचारधारा नहीं है। यानी कुमार विकल की जो विचारधारा है वह किताबी नहीं है या किसी अन्य की पढ़कर उन्होंने अपनी हुई विचारधारा नहीं है, बल्कि उनके रक्त मांस में घुल मिलकर कवि व्यक्तित्व का अविभाज्य अंग बन गई है। इसलिए उनकी रचनाओं में वैयक्तिकता का संस्पर्श, सहज आवेग और ऊर्जा का समावेश हो जाता है। विचारधारा के अतिरिक्त उनकी कविताएं पंजाब की नदियों, प्रेम कथाओं, पहाड़ी धूप, पंजाबी भाषा और संस्कृति की छोक का जायजा लेती हुई बृहत जीवन को समेट लेती है। इसके प्रमाण उनके दोनों काव्य संकलनों में मिलते हैं। यानी कुमार विकल के दो काव्य संग्रह है, उसमें ये पहला है एक छोटी सी लड़ाई और दूसरा है रंग खतरे में है, जो देखा जा सकता है। पहले में प्रगतिवादी युद्ध कर रहे हैं, यानी पहले में यानी कौन से में जो एक छोटी सी लड़ाई जो काव्य संग्रह है उसमें प्रगतिवादी युद्ध का वर्णन है। विकल को युद्ध का यानी कुमार विकल को युद्ध का हश्र मालूम था, यानी युद्ध का परिणाम क्या होता है उसको मालूम था, इसलिए उन्होंने युद्ध के स्थान पर, युद्ध शब्द के स्थान पर लड़ाई शब्द को चुना है। वह भी छोटी सी लड़ाई को छोटी छोटी लड़ाइयाँ किसी ऐतिहासिक समय में युद्ध में बदल जाती थी। यानी वह इतिहास में जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ किसी एक भयंकर युद्ध में बदल जाती थी। लड़ाई के अनेक मोर्चे हैं, वह कविता के भीतर भी है। यानी लड़ाई के अनेक मोर्चे हैं, उसी प्रकार कविता के या साहित्य के भी अनेक छोटे मोटे मोर्चे या युद्ध चलते हैं। लड़ाई के अनेक मोर्चे हैं, वह कविता के भीतर भी है और बाहर भी। उनकी चाह है कि उनकी कविताएं बच्चों की लोरी बन जाए, जिन्हें नदियों में मछुआरे, खेतों में किसान, मिलों में मजदूर झूमते गाए। यानी कुमार विकल की चाह है या एक इच्छा है कि उनकी कविताएं जो है बच्चों की लोरी बन जाए। जो जन सामान्य है या मजदूर वर्ग है वह उनकी कविताएं गाए या पढ़े, जिन्हें नदियों में मछुआरे, खेतों में किसान, मिलों मजदूर में झूमते गाए। यानी वह जो सामान्य जनमानस वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वह उनकी कविताएं गाए। ऐसा कुमार विकल को एक उनका स्वप्न था, इच्छा थी या चाह थी। किंतु काली हवाओं का बिंब लाती है। इसमें संदेह नहीं कि उनकी रचनाओं में काली हवाओं का बिंब नहीं है। अंततः वे अपनी कविताओं के बिंबों के खिलाफ लड़ते हैं। जब वे चुप रहते हैं तो संघर्ष और तेजी से हो जाता है। इसलिए नागार्जुन, मेरी इस चुप्पी को गलत मत समझना, मैं तो अपने आप को एक और लड़ाई के लिए तैयार कर रहा हूँ। यानी कुमार विकल नागार्जुन को कहते कि मेरी चुप्पी को तुम गलत मत समझना, मैं चुप हो तो मैं दूसरी लड़ाई की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा वह कहता है। एक सामरिक चुप्पी में कविता के बाहर कोई बड़ा हथियार गड़ रहा हूँ, पर यह एक किताबी यूटोपिया बन जाता है। वे गहरे अर्थों में परिवर्तन के पक्षधर है, जो सिद्धांतों पर नहीं प्रामाणिक अनुभव पर आधारित है। यानी प्रामाणिक अनुभव पर आधारित जो सिद्धांत है उसके पक्षधर थे विकल जी। उन्हें घर याद आता है जिसमें माँ खामोश दिए सी जलती थी। यानी कुमार विकल को अपना घर परिवार याद आता है और उस घर में उसकी जो माँ है खामोश दिए की जल तरह अपनी परिवार के लिए जलती थी, और घर एक शराबी के कदमों की तरह लड़खड़ाता था। इकबाल के रास्ते पर एक और घर है जिसमें खांसती बस्ती और एक डर है। इन डरों को भूलकर परिवर्तन के माया दर्पण में क्रांति की क्रोंद देखना क्रांति का बेहद सरलीकरण है। इन अनुभवों को समेटता हुआ कवि कहता है, मेरा ध्यान पत्नी की हड्डियों, बच्चों की गालियों की ओर जाता है, लेकिन हर बार देश की सरहदों पर लौट आता है। यानी कवि कहता है कि घर में मेरी पत्नी की हड्डियाँ, पत्नी की स्थिति पर, बच्चों की गालियों पर मेरा ध्यान जाता है, लेकिन फिर भी देश के सरहदों पर भी मेरा ध्यान लौट आता है, जहाँ दुश्मन की फौजें तैनात हो चुकी है और देश खतरे में है। सरहद के खतरे की आहट सिर्फ विकल की कविता में मिलती है। यानी सरहद की या सीमा की जो चित्रण है वह सिर्फ विकल की कविताओं में मिलती है। देश के भीतर वामपंथी दलों का अलगाव भी उनका सरोकार है। वे प्रार्थना करते हैं कि रोशनियां एक में मिल जाए, कहीं कहीं नक्सलवाद भी झांक जाता है और तरक्की पसंद नक्सलवादी भी।
इसके अतिरिक्त उनकी कविता में चंबा के चौगान में बैठी गाय है, प्यासी प्यारी धूप है, सतलज प्यास रावी आदि का आदिम संगीत है। यानी सतलज व्यास रावी जो नदी है, उस नदी का भी संगीत है, उन नदी की धारा की भी कलकल है। कस्बे की गंध है, यानी किसी आंचल गांव कस्बे की भी चित्रण मिलता है। कवि कहता है, जब तक बहता है झरना और मंडराती है मेरे जिस्म के आसपास एक पहाड़ी कस्बे की गंध, मैं नहीं अकेला, मैं नहीं निसंग, इस उल्लासपूर्ण रंग गंध के भीतर से एक करुण शोर भी सुनाई पड़ता है। सभी प्रार्थनाएं लेकर मुझसे एक शराबी कविता दे दो, इसका दायित्व किस पर है। यदि शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो विकल की कविताएं अभिधा उत्तम काव्य है का मॉडल है। यानी एक कविता के आधार पर या शास्त्रीय शब्दावली के आधार पर कुमार विकल की कविताएं देखती है तो कविता उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है, इस प्रकार की उनकी कविता एकदम उत्तम है। इस मॉडल में है, विपाशा की हार जैसी दो एक कविताओं को छोड़कर सर्वत्र कविता की लय जीवन की लय में घुली मिली है। कहीं पहाड़ी नदियों का आवेग है तो कहीं मैदानी नदी की मंथरता। तो यहाँ पर दूसरे जो कवि है वह है अरुण कमल, प्रगतिशील धारा के कवि है। अरुण कमल प्रगतिशील कवि काव्य धारा के कवि है। अरुण कमल उन्होंने अपनी कविता की धार इस तरह से पैदा की है जिसमें आधुनिकतावादी तकनीकी कारीगर नहीं है, इसलिए उनकी कविता बिना किसी व्यवधान के अपना लक्ष्य भेद कर देती है। अपने समकालीन कवियों से विचारधारा में भिन्न न होते हुए भी भाषा शैली में भिन्न है। यानी भाषा शैली में अरुण कमल भिन्न दिखाई देते हैं। वे त्रिलोचन की परंपरा के कवि है। यानी अरुण कमल यह त्रिलोचन की परंपरा में आते हैं, लेकिन उनकी सरल दिखाई पड़ने वाली कविताओं में थोड़ा बहुत बांकपन है। बांकपन है ही बांकपन कविता का आंतरिक गुण है। यानी बांकपन कविता का क्या है? आंतरिक गुण है। जहाँ वह नहीं है वहाँ उनकी कविताएं कमज़ोर पड़ गई है। यानी जहाँ बागपन कविता में नहीं आया वहाँ पर कविताएं कमज़ोर दिखाई देती है अरुण कमल की। सबसे अच्छी बात तो यह है कि वे प्रतिबद्ध कवि होते हुए भी उनका बयान करते हैं, न बखान, यही उनकी शक्ति है। आदमी केवल धार उनका संग्रह है। यानी अपनी केवल धार यह अरुण कमल का काव्य संग्रह है। उनके सौंदर्य का अपना एथेंटिक्स है। शुक्ल जी के शब्दों में यह कर्म का सौंदर्य है। कर्म भी तरह तरह के होते हैं। बारिश, आंधी, तूफान, अत्याचार से टकराने में ही सौंदर्य निहित है। धरती की ओर से संघर्षरत पेड़ों का एक दृश्य है। गरजता है गगन और बिजलियों की देह में सोखने को अद्यत गरजते हैं। धरती की ओर से ये वृक्ष ठहरेगा और इन राह पर आज देखेगा और इस संघर्षरत वृक्षों का युद्धस्तर सौंदर्य। इसी तरह का सौंदर्य मई का एक दिन में, यानी मई का एक दिन जो कविता है उसमें भी इसी तरह का सौंदर्य धरती का देखने को मिलता है। वह अपनी थकान, हार, पारिवारिक दुख को वियतनाम और कंबोडिया के संघर्ष से जोड़कर जीने का अनुभव करने लगता है। यानी जो अरुण कमल है वह पारिवारिक समस्या या वैयक्तिक खुद की समस्या को जो वियतनाम जो देश की या कंबोडिया देश की जो संघर्ष है उस संघर्ष के साथ जोड़कर देखता है। प्रकृति भी इसी संघर्ष में लगी हुई है। वह सोए भी अशोक के पेड़ की तरह अतल ताप को हरे रंग में बदलता है। नीला आकाश ताल में अपनी शाखाएं फेंक रहा है। अब वह भविष्य से बातें करने के लिए प्रस्तुत है। यानी भविष्य की बातें करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। हाशिए पर अंकित अंतर्विरोध के बावजूद सूर्य ग्रहण, ऊर्जा और संघर्षजन्य सौंदर्य की कविताएं हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आमने सामने खड़े हैं। ग्रह कक्ष की अद्भुतपूर्ण हलचल, सौंदर्य के इस विपुल पुंज को देखने की ललक किस सहृदय में नहीं होगी, पर अपनी आंखों के मूल्य पर नहीं। ग्रहण के बाद भी सूर्य का बना रहना उनका आंतरिक धर्म है। यानी सूर्य को जब ग्रहण लगता है और ग्रहण समाप्त हो जाता है तब भी सूर्य मौजूद रहता है, वह उसका एक आंतरिक धर्म है। ग्रहण 3 में ब्रह्मांड का भव्य सौंदर्य द्रष्टव्य। यानी उनका जो अन्य जो कविता संग्रह या कविता है या रचना है, ग्रहण 3 में ब्रह्मांड का भव्य सौंदर्य दिखाई देता है।
जो देख सके वह देखे, अंत में सिर फिरे लोगों के विरुद्ध में कवि कहता है, ऐसी सुंदरता कौन काम की, जिसके देखे दीदा फूटे। एक नवजात बच्ची को प्यार में प्यार का पारंपरिक ढंग बदला हुआ है। प्राय लोग स्त्री का तिमिरा तिमिरा छन्न छन्न वर्तमान देखते हैं, यानी कवि कहते हैं कि लोग जो है स्त्री का तिमिरा छन्न वर्तमान देखते हैं, लेकिन कवि ने उसके भविष्य का यथार्थ चित्र खींचा। यानी स्त्री के भविष्य बारे में कवि लिखते हैं। वह इतिहास के परिवर्तनमान प्रवाह को जानता है। अतीत की स्त्रियों बच्चियों के बरक्स भविष्य का यह चित्र एक भव्य वास्तविकता है। टूसे सी टहकती देह और माथे की कस्तूरी गंध नवजात बच्ची के वर्तमान का ही सौंदर्य नहीं है, भविष्य का भी है। यानी वह किसी बच्ची के माथे पर कस्तूरी गंध लगा हुआ है, नवजात बच्ची के वर्तमान का सौंदर्य नहीं है, उसका भविष्य भी बताता है। करुणा के घोल के कारण दृश्य का प्रभाव और बढ़ गया है। दर्जिन दर्जिन के वर्ग भेद में भी करुणा की आस्वादता है, जिसे कवि ने एक शब्द नहीं द्वारा अभिव्यक्त किया है। कर्मा का गीत, रोली का टीका, सोच भरे ललाट पर लगता है, सब मिलाकर वह उर्वर प्रदेश का कवि है। यानी अरुण कमल यह उर्वेश एक मिनट, अरुण कमल ही नाम है, हाँ। अरुण कमल यह जो है उर्वर प्रदेश का कवि है। उर्वर प्रदेश का कवि कौन है? तो अरुण कमल है। कवि है जहाँ आँखों निकलते हैं, कंछा फूटता है। कुछ कविताएं जैसे होटल, हाथ खबर अपनी सपाट बयानी में कमज़ोर है। और उनका दूसरा संग्रह सबूत उनकी काव्य यात्रा के विकास का सबूत नहीं दे पाता। यानी अरुण कमल का दूसरा एक काव्य महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, उसका नाम है सबूत। आगे के जो कवि है वह है मंगलेश डबराल। मंगलेश के काव्य संकलन पहाड़ पर लालटेन, यानी मंगलेश डबराल का यह जो काव्य संग्रह है पहाड़ पर लालटेन, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पहाड़ पर लालटेन यह बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, या सुमिलित कीजिए में पूछा गया है, तो वह बहुत बार पूछा गया है। अमृता शेरगिल के चित्रों की याद आती है, यानी पहाड़ पर लालटेन पढ़ते समय किसकी याद आती है? तो अमृता शेरगिल के चित्रों की याद आती है। शेरगिल के पहाड़ी चित्र रेरिक के चित्रों की तरह चटकीले नहीं है, वे पहाड़ी धुंधलके और उदास रंगों से बुने हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन के परिदृश्य भी कुछ कुछ उनसे मिलते जुलते हैं, फिर भी भिन्न है। शेरगिल की वर्गीय स्थिति डबराल से भिन्न है। शेरगिल ने चित्रों को सहानुभूति दी है, तो डबराल में आत्मा अनुभूति पर उसका दूसरा संग्रह है फ्लाप। यानी मंगेश डबराल का पहला काव्य संग्रह है पहाड़ पर लालटेन, और दूसरा काव्य संग्रह है मंगेश डबराल का फ्लाप। पहले संग्रह में पहाड़ से महासागर में निर्वासित कवि के अत्यंत आत्मीय स्मृति बिंब है। यानी जो पहाड़ पर लालटेन है उसमें पहाड़ी जीवन, पहाड़ से लेकर महासागर में जो निर्वासित जीवन जिया है उसका चित्रण है। यहाँ से वहाँ तक स्मृति बिंबों की माला फैली हुई है। शुक्ल जी के शब्दों में, यानी मंगलेश डबराल के बारे में शुक्ल जी कहते हैं वह स्मृति रूप विधान का कवि है। यानी शुक्ल किसे कहते हैं कि स्मृति रूप विधान का कवि शुक्ल किसे कहते हैं? तो मंगलेश डबराल को कहते हैं। इसमें शहर के परिप्रेक्ष्य में पहाड़ को और पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में शहर को देखा गया है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने पर ही उनकी रचनाओं की आर्द्र अर्थवत्ता प्रत्यक्षीकृत होती है। उनकी रचनाओं को जिस क्रम से रखा गया है उसमें एक प्रकार का प्रबंध विधान भी मिलता है। भाषा में मोहरा गढ़ने का चमत्कार नहीं है, इसमें अभिधामूलक ध्वनि है, वक्रोक्ति नहीं है। लालटेन की मध्यम रोशनी और ढलान की पहाड़ी लय की धीमी आहट कविता की प्रत्येक पंक्ति में सुनाई पड़ेगी। संग्रह की अंतिम कविता में उनकी लय कुछ तेज होकर भविष्य का संकेत करती है। आरंभ में वह पहाड़ी बसंत से विदा लेता है, क्योंकि अब यह बसंत स्मृति शेष हो जाएगा। आवाज़ें पहाड़ी गांव का सवाक चित्र भी नहीं प्रस्तुत करती, बल्कि बाघ के हुकरने की आवाज़
एक प्रतीक भी बन जाती है। आते जाते से शहर का पालतू सूर्यास्त और सनसनीखेज खबरें हैं। पालतू सूर्यास्त की ध्वनि पहाड़ी सूर्यास्त की स्वच्छंदता और रंगीन की तरह रंगीन तक फैल जाती है। यंत्र थी वह नदी, यानी उनकी मंगलेश डबराल की एक कविता है, यंत्र थी वह नदी। यह महत्वपूर्ण है। वे पहाड़ का उल्लेख नहीं है, सिर्फ नदी का है। हमेशा उफनती, अपने तटों और पत्थरों को प्यार करती उस नदी से शुरू होते थे दिन। उनकी आवाज़ तमाम खिड़कियों पर सुनाई देती थी। लहरें दरवाज़ों को थपथपाती थी, बुलाती हुई लगातार। नदी की गतिविधियाँ पहाड़ी नदी का ही संश्लिष्ट चित्र नहीं उपस्थित करती, बल्कि गांव का भी करती है जो उसके किनारे है। आप नदी नहीं है, प्रश्न होता है क्यों नहीं है, उसका उत्तर शहर है। यानी अब नदी जो है लुप्त हो गई है, गांव जो है लुप्त हो गया है, और अब नदी नहीं है, शहर है। अकेले आदमी का नाम शहर है, जहाँ पत्ते मरते हैं, प्रेम संबंध खत्म होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है और काफ़ी महत्वपूर्ण वाक्य जीवन में काम देने वाला, प्रेरणा देने वाला है। अकेले आदमी का नाम शहर है, जहाँ पत्ते मरते हैं, प्रेम संबंध खत्म होते हैं। शहर सीटियाँ बजाता है, लोगों को मनचाही शक्ल में ढालता है। यह बच्चन सिंह का कथन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कवि कहता है, यानी मंगलेश डबराल कहते हैं, तमाम संबंधों को विदा, यानी कवि कहते हैं मंगलेश डबराल, तमाम सब संबंधों को विदा करने के बाद मैं यहाँ उगा हूँ। यहाँ वह रहता है, होता नहीं तुम्हारा प्यार। प्यार पूरा गांव है, जहाँ मैं होता हूँ। लालटेन का प्रकाश आँख बनता है, उनमें गिरवी खेत, भूख, बाढ़, महामारी से मरे लोग दिख रहे हैं। इसके फलस्वरूप जंगल से लगातार दहाड़ आ रही है, इच्छाएं दांत पैने कर रही है। पत्रों पर दूसरा संग्रह, घर का रास्ता काव्य का रास्ता नहीं बन जाता। यानी पत्थरों पर जो है मंगलेश डबराल का दूसरा काव्य संग्रह है, और घर का रास्ता जो है घर का रास्ता काव्य नहीं बन पाता। राजेश जोशी, यानी यहाँ पर दूसरे कवि है राजेश जोशी, प्रतिबद्ध कवि, यानी राजेश जोशी यह प्रतिबद्ध कवि है। वे अपने विचारों और भावों के लिए कहानी बनाते हैं, कहानी को फेबुल में बदलते हैं और फेबुल को मिथ्य में। यानी कहानी को फेबुल में बदलने वाले कवि कौन है, तो राजेश जोशी, और फेबुल को मिथ में बदलने वाले कवि राजेश जोशी ही हैं। फेबुल के अपने खतरे भी होते हैं। फेबुल मिथ में न बदलकर अनियुक्ति हो जाता है तो काव्य तत्व का शरण हो जाता है। वे लोक कथा शैली का भी प्रयोग करते हैं। यह आधुनिकता की तकनीकें हैं जो आप सर्वसामान्य हो चुकी है। जोशी ने इसे अपने ढंग से अन्वेषित किया है, पर फेबुल के खतरनाक पहलू से वे सर्वत्र सत्कर्त नहीं है। एक दिल बोलेंगे पेड़ चलचित काव्य संग्रह, यानी राजेश जोशी का महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। एक दिल बोलेंगे पेड़, शायद एक दिन बोलेंगे पेड़, यह उनका चलचित काव्य संग्रह है और महत्वपूर्ण है। चाकू, चिड़िया, बच्चा, घोड़ा, हवा, पेड़ आदि से उसका काव्य संग्रह बोलेंगे एक दिन पेड़। यहाँ पर गलत हुआ है, एक दिल हुआ है, एक दिन बोलेंगे पेड़, यह सही शब्द है, दिल की जगह पर दिन, लेकिन यहाँ नीचे उन्होंने सही लिखा है। चाकू, चिड़िया, बच्चा, घोड़ा, हवा, पेड़ आदि से उनका काव्य संग्रह बोलेंगे एक दिन पेड़ भरा पड़ा है। यानी एक दिन बोलेंगे पेड़ एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह में किस प्रकार की रचना है, तो चाकू, चिड़िया, बच्चा, घोड़ा, हवा, पेड़ इत्यादि वर्णनों का चित्रण जो है वह एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह में है। चमत्कारिक चाकू को ही ले, चाकू में चमत्कार ही चमत्कार है, जिससे वे अपने कमरे के गलीचों, दीवारों, गैलरियों और आंगन के नाप की धूप काट कर ले गए। अंत में कवि इस चाकू की काट का इशारा करता है। यह अन्योक्ति कविता है। अंतिम पंक्ति का इशारा इसके अन्योक्ति होने की पुष्टि करता है। इसमें चाकू, धूप आदि स्वयं में
कुछ नहीं है, इसलिए कविता एक सामान्य जादूगरी बन जाती है। लेबर लेबर कॉलोनी के बच्चे, बिजली सुधारने वाले, एक आदिवासी लड़की की इच्छा आदि स्वयं में भी है। यानी उसमें उनके कविताओं में महत्वपूर्ण कविता है लेबर कॉलोनी के बच्चे, बिजली सुधारने वाले, एक आदिवासी लड़की की इच्छा। यह उनके कविताएं हैं, इसलिए अनियोक्ति नहीं है, वे वस्तु होकर होकर ही कुछ ध्वनित करती है। भारतीय आचार्यों की शब्दावली में उनमें वस्तु ध्वनि है। इनमें कवि का सामाजिक अभिप्रेत कविता की जमीन नहीं छोड़ता। किस्सा तोता मैना, रमजान मियाँ, रमजान मियाँ, बरतज भोपाल और लोक कथा अच्छी कविताएं। किस्सा किस्सा तोता मैना का तर्क लोक कथा का है। वह लय वही भाषा वही नाट्यमानता किताब की बोली में अद्भुत ताकत है। उड़ा इन्हें और दो उड़ा उड़ा इन्हें और दे गाली, कंकाली का राज किताब अर्थात ज्ञान से खुलेगा। रमजान मियाँ से बातचीत में भोलापन की स्थानिकता जान डाल देती है। इसकी केंद्रीय पंक्ति है, यानी अल्लाह का फजल कवि के संपूर्ण संदर्भ में यह तीखे व्यंग में बदल जाता है। लोक कथा कविता की सामाजिकता को लोक कथा के रूप में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। अभी यहाँ पर दूसरे जो कवि है वह है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश के भी दो कविता संग्रह प्रकाशित है, यानी उदय प्रकाश के दो कविता संग्रह है, सुनो कारगिल और अबूतर कबूतर। यह अबूतर कबूतर बहुत बार परीक्षाओं में सुमिलित कीजिए में पूछा गया था प्रश्न। अबूतर कबूतर और सुनो कारगिल यह मंगे उदय प्रकाश के कविता संग्रह है। राजेश जोशी की तरह वे भी प्रसिद्ध कवि है। राजेश के पास काव्य रूप है, किंतु उदय प्रकाश प्रतिबद्धता का उल्लास है। उत्साहित प्रतिबद्धता अपने आप में हुम कर रह जाती है, न कविता में रह पाती है और न उसके बाहर जा पाती है। सामूहिकता पर बार बार बल दिया गया है। अब सिर्फ मैं नहीं था अकेला अब मैं सिर्फ नहीं था अकेला, अपने जानने में चलने के पहले एक बार और पुकार मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दूसरी कविता हलचाल में वे लिखते हैं, यानी हलचाल कविता में उदय प्रकाश लिखते हैं कि ये अकेले का सफ़र नहीं है, जीवन दास तुम अपनी साइकिल के अकेले अनोखे सवार नहीं हो। यह उदय प्रकाश की पंक्ति है, याद रखिए। ये अकेले का सफ़र नहीं है, जीवन दास तुम अपनी साइकिल के अकेले अनोखे सवार नहीं हो। एक तो यह थीम इतनी पीटी हुई हो गई है कि अपने बासीपन में आग्रह हो जाती है। दूसरे कविता में एक मीडिएशन की आवश्यकता होती है, वह भी यहाँ अनुपस्थित है। उदय प्रकाश के वैयक्तिक परिवेश और सुख दुख की कविताओं में आत्मीयता है, नयापन है और संवेदना को छू सकने की क्षमता है। यह उदय प्रकाश की कविताओं में क्या है, वैयक्तिक का परिवेश यानी वैयक्तिक चित्रण है, सुख दुख की कविताओं में आत्मीयता दिखाई देती है और नयापन है, संवेदना को छूने की क्षमता भी उसकी कविता में है। एक प्रेम कविता का अंश है, यानी उदय प्रकाश की एक प्रेम कविता है, वह है मैं उसकी खामोशी की बगल में एक पत्र रख कर लौट आया, उसमें मेरी नींद के करीब एक गुलाब रख दिया, अक्षर और खुशबू के फासले पर हमने एक दूसरे का नाम लिखा। यानी यह उदय प्रकाश की पंक्ति है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। मैं उसकी खामोशी की बगल में मैं उसकी खामोशी की बगल में एक पत्र रख कर लौट आया, उसमें मेरी नींद के करीब एक गुलाब रख दिया, अक्षर और खुशबू के फासले पर हमने एक दूसरे का नाम लिखा। यह स्मृति बिंब की कविता है। सब कुछ छूटते चले जाना कविता के अंतर्मूर्त को मूर्त कर देता है। वैयक्तिक संवेदना से स्पुष्ट कविताओं में संतुलित अमूर्त है, लेकिन सपाट जनवादी कविताएं चल नहीं सकती क्योंकि उनमें अमूर्त की कमी है। अभी यहाँ पर अगले कवि है असद जैदी। असद जैदी भी स्मृति बिंबों के कवि है, यानी असद जैदी स्मृति बिंबों के कवि है। मंगलेश की अपेक्षा जैदी के बिंबों में मैदानी धुंधल का अधिक है, यानी असद जैदी जो मैदानी
बिंब प्रस्तुत करते हैं। आत्मसंघर्ष दोनों में है, यानी आत्मसंघर्ष किन दोनों में है, असद जैदी में भी है और मंगलेश डबराल में भी जो है वह आत्मसंघर्ष है। जैदी का मुख्य आधार करुणा है। ऐसा लगता है, यानी जैदी के बारे में बच्चन सिंह कहते हैं, ऐसा लगता है आज के दिन मुझे नहीं मिलेगा किसी भाषा में करुणा के वजन का कोई शब्द, यानी वह असद जैदी कहते हैं। असद जैदी कहते कि ऐसा लगता है आज के दिन मुझे नहीं मिलेगा किसी भाषा में करुणा के वजन का कोई शब्द। यह कथन अपनी भाषा की प्रकृति की गहरी समझदारी का सूचक है। रह रह कर यह करुणा कवि को ही अपनी गिरफ्त में ले लगती है। पुनः बड़ो ही निर्ममता में से वह अपने को उससे अलग कर देता है। करुणा और निर्ममता के तनाव में बनाती है उनकी कविता। संग्रह की अधिकांश कविताओं में उदास आत्मलाप है, यानी असद जैदी की कविताओं में उदासी आत्मलाप दिखाई देता है। इस विस्मृत आवास प्रस्ताव ऐसा आदमी था, मैं खामोशी और हंसी बहने आयाशा के लिए कुछ कविताएं आदि में करुणा और निर्ममता का गहरा अंतर्द्वंद्व है। स्मृत आवास में कवि कहता है, यानी विस्मृत आवास कविता में कवि कहता है कि खुलो मेहमानों को पानी दो और यह पूछना कि माँ कहाँ है, सारे प्रसंग को करुण बना देता है। अशोक वाजपेयी की प्रासंगिक कविताओं में तोतों, बच्चों और चिड़ियों से लोगों को परेशानी होती थी, यानी अशोक वाजपेयी की जो कविताओं में तोता बच्चे चिड़िया मिलती थी और इनसे लोगों को परेशानी होती थी, पर बाद में ये उनकी काव्य संरचना के सृजनात्मक अंग हो गए। वह कविता का सांचा ढल मार्ग छोड़कर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते, यानी अशोक वाजपेयी जो कविता की जो संरचना है उसको छोड़कर एक अपनी अलग पहचान बनाने के लिए वह तोता मैना तोता बच्चे चिड़ियों को वह अपनी कविता में वर्णित करते थे। मताग्रह अवधारणाओं से अपने को मुक्त रखकर वह एक हद तक कविता को भी मुक्त करता है। उसका मानना है कि अपनी भी जीवन में सौंदर्य, अद्रता और इंद्रियता शेष है। छायावाद के विरोध में चलने वाले काव्य आंदोलनों में जन्मी कविताओं में क्रमशः नीरसता और ऊब भरती गई। बौद्धिक रुखाई और छायावाद विरोधी फैशन को किनारे लटाकर उसने अपने काव्य को नवे रोमानियत और नए राग से संवारा। वह रागबोध का नहीं, राग वृत्ति का कवि है, यानी राग वृत्ति का कवि कौन है, तो अशोक वाजपेयी। एक मिनट, हाँ, अशोक वाजपेयी यह राग वृत्ति का कवि है। उसकी कविता के मुख्य विषय है प्रेम, प्रकृति, जीवन और मृत्यु। सामाजिकता अस्पर्श नहीं है पर वह ढांचाबद्ध भी नहीं है, यानी अशोक वाजपेयी की कविता के विषय है प्रेम, प्रकृति, जीवन और मृत्यु। प्रेम से देह का महत्व उसे अस्वीकार्य नहीं है, किंतु देह के आर पार भी बहुत कुछ है। शब्द से भी जागती है देह जैसे एक है। एक पति के आघात से होता सवेरा, शब्द और सवेरा अर्थ के नए आयाम उद्घाटित करते हैं। प्रेम में एक अनुमेष भर उठता है, विदा में तुम चले जाओगे और थोड़ा सा यही रह जाओगे। मैं और दुखात्मक अनुभूति की दुखती रग पर उंगली रख देता है। वह छोटे छोटे सच का कवि है, यानी अशोक वाजपेयी छोटे छोटे सच का कवि कौन है, तो अशोक वाजपेयी है। सच चाहे प्रेम का हो, जीवन का हो या मृत्यु का, किंतु एक सच और होता है दूसरों के दिए ढांचे में अपने को लगातार ढालने का सच, यानी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सच चाहे प्रेम का हो, दूसरों का हो, दूसरों ने दिया हुआ हो या कौन सा ही हो, एक इससे अलग भी एक और सच होता है। दूसरों के दिए ढांचे में या बनाए हुए नियमों में अपनों को लगातार ढालने का एक सच। इस सच से घृणा है। ढांचे ढले सच में जीवन उल्लास नहीं होता, यानी ढांचे गए किसी ने जो नियम हम पर लादे हैं और उस नियम के अनुसार हम जीवन जी रहे, खुद को उस नियमों में जगड़ कर हम जीवन जी रहे, तो उसमें कोई उल्लास, कोई उत्साह नहीं होती। उसे आशा है कि सब कुछ नष्ट नहीं होगा, कुछ तो बच ही जाएगा। इसे दूसरी कविता में स्पष्ट किया है। अगर बच सका तो वही बचेगा, हम सब में थोड़ा सा आदमी, यानी अगर बच सका तो वही बचेगा, हम सब में थोड़ा सा आदमी। यह एक उनकी एक कविता है। आज के सर्वनाशी परिवेश में समूचा आदमी नहीं बचेगा,
किंतु थोड़ा सा बच सकता है। अशोक की कविता इसी को बचाना चाहती है। मृत्यु गीतों में सबसे महत्वपूर्ण गीत है बहुरी अकेला, यानी मृत्यु गीत गीत लिखे हैं अशोक वाजपेयी ने, और उसमें मृत्यु गीतों में प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण गीत है बहुरी अकेला, जो कुमार गंधर्व के दिवंगत होने पर लिखा है। यानी कुमार गंधर्व के दिवंगत या मृत्यु पर अशोक वाजपेयी ने कौन सा गीत लिखा है? तो बहुरी अकेला लिखा है। इस विदा गीत के केनवस पर जीवन में मृत्यु, मृत्यु में जीवन, रहस्य, जिज्ञासा, प्रार्थना का मौन और वैष्णवी समर्पण है। हिंदी की लंबी कविता परंपरा की यह विशिष्ट खड़ी है। भाषा सरल किंतु अंदाज नया। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला। उनके काव्य संग्रह, यानी अशोक वाजपेयी के कौन कौन से काव्य संग्रह है? तो वो उनके काव्य संग्रह है शहर आप भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला। उनके काव्य संग्रह यानी अशोक वाजपेयी के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। ऋतुराज कुंभज, विष्णु खरे, गिरिधर राठी, वीरेंद्र प्रयाग शुक्ल, भगवत रावत, सोमदत्त ज्ञानेन्द्रपति, कुमार कृष्ण, इब्बार, रब्बी आदि उल्लेख है। अब आतंक और दहशत के बावजूद राष्ट्रों के बीच शीत युद्ध समाप्त हो गया है, समस्याएं बदल गई है, मत वैभिन्य का अवकाश बढ़ गया है। जनतांत्रिक समाजवाद की ओर जो रुझान पैदा हुआ, उससे एक नया सोच विकसित हो रहा है। नई पीढ़ी इन परिवर्तनों से अवगत है। पिछले दो दशकों में चोर दरवाजे से घुस रूपवाद के प्रति भी वह सतर्क है। लोरका को याद करते हुए हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि अगली पीढ़ी एक दमकता इस्तीफाक जैसा ढला गीत देगी। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, और मुझे लगता है कि यह परीक्षा में पूछा गया है कि किस विद्वान का कथन है, तो यह बच्चन सिंह का कथन है कि यहाँ से पूछा था, अगली पीढ़ी एक दमकता इस्तीफाक जैसा ढला गीत देगी, जो विचारों से समृद्ध, पछतावे और पीड़ा में अंबाल तथा उड़ान भरे सपनों से बेदाग होगा। यह बच्चन सिंह का कथन है। अभी यहाँ से नाटक प्रगति और प्रयोग, यह हम देखते हैं। नाटक प्रगति और प्रयोग क्या है? किसी भी काल के साहित्य की प्रवृत्तियाँ कविता और रचनात्मक गद्य में लगभग समान रहती है। यानी किसी भी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, रचना में कविता हो या गद्य हो, काव्य हो या गद्य हो, उसमें एक समान प्रवृत्तियाँ रहती है। वह कविता में भी थी और नाटक में। अपने रूप विन्यास के कारण दोनों में अंतर भी होता है। यो यथार्थवादी स्तर पर चित्रित करने का अवकाश गद्य में अधिक होता है। यानी यथार्थवादी यह जो तर्क और स्थापना रहते हैं वाक्य, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वाक्य दिए जाते हैं। यूँ यथार्थवादी स्तर पर चित्रित करने का अवकाश गद्य में अधिक होता है, ऐसा दिया जाता है। और आगे स्थापना में, क्योंकि व्यवहार की भाषा पद्य नहीं गद्य है, ऐसा दिया जाता है। स्थापना और तर्क में ऐसे प्रश्न, ऐसे वाक्य दिए जाते हैं, और वह ऐसे ही वाक्य रहते हैं। लगभग यही वाक्य आ जाए, क्यों पता नहीं, मैं फिर से पढ़ता हूँ। यूँ यथार्थवादी स्तर पर चित्रित करने का अवकाश गद्य में अधिक होता है। फिर यह स्थापना हुई और यह तर्क हुआ, और स्थापना में क्या होगा, क्योंकि व्यवहार की भाषा पद्य नहीं गद्य है। प्रगति प्रयोग की जो धारा काव्य में दिखाई पड़ती है, वही अपना रूप बदलकर रचनात्मक गद्य में भी परिलक्षित होती है। यह भी महत्वपूर्ण कथन है। प्रगति प्रयोग की जो धारा काव्य में दिखाई पड़ती है, वही अपना रूप बदलकर रचनात्मक गद्य में भी परिलक्षित होती है। यह बच्चन सिंह का कथन है। सन 1960 के बाद आधुनिकतावाद और नव्य प्रगतिवाद, जनवाद की जो प्रवृत्तियाँ कविता में आई, वे नाटक, उपन्यास और कहानियों में भी दिखाई पड़ी। आलोचना पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। यानी यहाँ पर एक दो प्रश्न, यहाँ इस मैंने जो पढ़े दो वाक्य, इसमें दो प्रश्न बनते हैं। नव्य प्रगतिवाद को जनवाद कहा जाता है, या जनवाद किसको कहा जाता है? जनवाद आधुनिकवाद को कहा जाता है, ऐसे दिए जाएंगे। तो नव्य प्रगतिवाद को ही जनवाद कहा जाता है। और दूसरा जो यह कथन पूछा जाता है कि बदलकर प्रगति प्रयोग की जो धारा काव्य में दिखाई पड़ती है, वही अपना रूप बदलकर रचनात्मक गद्य में भी परिलक्षित होती है। सन 1960 के बाद आधुनिकतावाद और नव्य प्रगतिवाद, जनवाद की जो प्रवृत्तियाँ कविता में आई, वे नाटक, उपन्यास और कहानियों में भी दिखाई पड़ी।
यह जो है यह बच्चन सिंह का कथन है और परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। आलोचना पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। सन 1936 के मुख्यतः प्रगतिशील प्रवृत्ति को लेकर अविरत होता है, पर उस समय लिखी जा रही कविताओं में नए प्रयोग की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। नाटक में इन प्रवृत्तियों के पुरस्कर्ता भुवनेश्वर है। यानी एक बार फिर से देखते हैं हम। 1936 मुख्यतः प्रगतिशील प्रवृत्ति को लेकर अविरत होता है, पर उस समय लिखी जा रही कविताओं में नए प्रयोग की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। यानी कविता में 1936 के आसपास या 36 के बाद कविताओं में एक नए प्रयोग होने लगे और वह नए प्रयोग भी नाटकों में होने लगे और नाटकों में वह नए प्रयोग करने के जो पुरस्कर्ता थे वह थे भुवनेश्वर। आकस्मिक नहीं है कि 1936 में ही उनके एकांकियों का संग्रह कारवां प्रकाशित हुआ। यानी भुवनेश्वर का जो कारवां नामक एकांकी संग्रह है वह 1936 में प्रकाशित हुआ। उनके एकांकियों में प्रगति प्रयोग दोनों का मिश्रण है। प्रमुखता प्रयोग ही है। नाटक को रंगमंच से जोड़ने का काम आगे आने वाले नाटककारों ने किया है। नाटक से रंगमंच से जोड़ने का काम किस किसने किया है, यहाँ हम देखते हैं। इसमें है उपेंद्र नाथ आश्क, पहले नाटककार है जिनका ध्यान रंगमंच की ओर गया। यानी आधुनिकतावाद में कौन से नाटककार है कि जिनका सबसे प्रथम नाटककार का ध्यान रंगमंच की ओर गया, तो उपेंद्र नाथ आश्क है। उपेंद्र नाथ आश्क पहले नाटककार है जिनका ध्यान रंगमंच की ओर गया। नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, वह श्रव्य भी है और दृश्य भी। पूरा श्रव्य दृश्य बिंब यह महत्वपूर्ण कथन है और बच्चन सिंह का है। छठा बेटा यानी उपेंद्रनाथ आश्क का छठा बेटा नाटक जो 1940 में प्रकाशित हुआ था वह रंगमंच से भी जुड़ा है और परिवर्तित मानवीय रिश्ते से भी। आज सारे पारंपरिक मानवीय मूल्य टूटते जा रहे हैं। अवकाश प्राप्त पिता के 6 बेटों में से कोई भी उसे अपने पास रखने को तैयार नहीं है। यानी जो छठा बेटा जो नाटक है, छठा बेटा नाटक उपेंद्रनाथ आश्क का है, 1940 में प्रकाशित होता है। उसमें मानवीय परिवर्तित यानी बदलते हुए मानवीय जो रिश्ते हैं, मानवीय जो मूल्य है, उसका उन्होंने टूटते जुड़ते परिवेशों का या मानवीय रिश्तों का, मानवीय मूल्यों का उन्होंने चित्रण किया है उपेंद्रनाथ आश्क में छठा बेटा नाटक में। और उनके उस नाटक की कथा वस्तु में जो अवकाश प्राप्त यानी सेवानिवृत्त होने के बाद जब पिता रिटायर्ड होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो उसके 6 बेटे होते हैं और छह बेटों में से उसके वह पिता के पास कोई नहीं है और पिता का पालन पोषण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अब पिता कमाऊ नहीं रह गया। वह पूंजीवादी समाज के सारे भावाश्रित मानवीय रिश्ते अर्थाश्रित हो जाते। यानी पिता कैसा है, पिता कहाँ जाए तो वह अब कमाते नहीं है, क्योंकि सेवानिवृत्त हो गए हैं, कमाते नहीं है, तो इसलिए कोई 6 बेटों में से उसको कोई पालने के लिए, कोई उसकी देखभाल करने के लिए और उसके पास नहीं। यानी कहाँ जाए तो यहाँ पर वृद्ध विमर्श भी दिखाई देता है। उनकी सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है आंजो दीदी। आंजो दीदी यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है और यह आंजो दीदी नाटक हमारे नेट के सिलेबस में भी है। आंजो दीदी नाटक सर्वाधिक उपेंद्रनाथ आश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाटकीय कृति कौन सी है, तो आंजो दीदी है। वह 1954 में प्रकाशित होती है। अंजो अनुशासनबद्ध प्राणी है, यानी एक अनुशासन प्रिय और अनुशासनबद्ध घर में पूरा एक अनुशासन घर के जो सदस्य है वो पूरी ऐसे मशीन घड़ी की तरह चलाती है। वह मशीनीकरण की हद तक उनका भाई उनके यंत्रकृति अनुशासन और सनक को इसलिए तोड़ता है कि घर के अन्य प्राणी अपनी अपनी जिंदगी जिए। यानी वह एक यंत्रवत जीवन जीने लगते हैं। अंजो दीदी नाटक में पूरे अंजो दीदी के घर के सदस्य या और फिर अंजो दीदी का भाई जो है उनको उन मशीनगत यंत्रवत जीवन को रोक कर वह अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा यंत्रणीकरण की दो विरोधी कोटियां नाटक को एक पूर्व नियोजित ढांचे में ढाल देती है, पूर्व निर्धारित नाट्य प्रवाह का बाधक होता है। अभी जगदीश चंद्र माथुर यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण सशक्त नाटककार है। जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म है वह 1917 में होता है और उनकी मृत्यु 1978 में होती है। आगमन के साथ हिंदी नाटक प्रसाद से भिन्न स्तर पर खड़ा होता है। यानी जगदीश चंद्र माथुर ने नाटकीय क्षेत्र में जब आगमन हुआ या
कदम रखा, तब वो प्रसाद के जो नाटक थे, प्रसाद से भिन्न होकर वह नाटक किसी प्रसाद से भिन्न होकर दूसरी शैली में आ जाता है। मातुल तत्कालीन रंग आंदोलन के प्रति सक्रिय रूप से सचेत थे। समय के बदलाव की उन्हें पूरी पहचान थी, यानी समय के बदलाव की उन्हें पूरी पहचान थी और उन पहचानों को जानकर ही उन्होंने अपने नाटक लिखे हैं। अंत उन्होंने ऐतिहासिक विषय वस्तु को न लेकर मिथकीय विषय वस्तु चुने हैं। यानी उपेंद्र जगदीश चंद्र माथुर ने ऐतिहासिक विषय वस्तु पर नाटक न लिखकर मिथकीय विषय वस्तु पर नाटक लिखे हैं। मिथक लचीले होने के कारण जीवन के अनेक आयामों और अंतर्विरोधों को समग्रता में समेट लेते हैं। यह भी स्थापना और तर्क में पूछा जाने योग्य वाक्य है। मिथक लचीले होने के कारण जीवन के अनेक आयामों और अंतर्विरोधों को समग्रता में समेट लेते हैं। यह तर्क में पूछा जाएगा। और स्थापना में क्या, वस्तु को अपेक्षित ढंग से विन्यस्त करने के लिए उन्होंने नए नाटक प्रयोग भी किए। उनका पहला नाटक, महत्वपूर्ण नाटक कोणार्क, सन 1951 में प्रकाशित होता है। यानी उपेंद्रनाथ अश्क का महत्वपूर्ण नाटक जो है कोणार्क, वह 1951 में प्रकाशित होता है, 51 में। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष भी यही है, यानी दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष भी 1951 है। नई कविता की शुरुआत इसी सप्तक में मानी जाती है, यानी नई कविता की शुरुआत भी 1951 से ही मानी जाती है। इस समय तक प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों ही एक में यानी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों में ही एक ही है। और वह धूमिल, यहाँ पर धूमिल भी आ जाते हैं, धूमिल गए थे। इसका मिला जुला रूप कोणार्क में ही दिखाई पड़ा है। नए नाटक का आरंभ कोणार्क से ही होता है। नए नाटक का आरंभ किस नाट्यकृति से होता है? तो कोणार्क नाट्यकृति से नए नाटक का आरंभ होता है। इसे नई कविता की बगल में रखा जा सकता है। इस नाटक में इतिहास का जो ढांचा लिया गया है वह बहुत झीना है। बस इतना कि नरसिंह देव ने कोणार्क का मंदिर बनाया। नरसिंह देव के प्रवास काल में मंत्री राजकाज का शक्तिशाली होना और कोणार्क के विध्वंस का कारण बनना भी इतिहास संबंध है। यथास्थान इसका प्रयोग किया गया है, किंतु केंद्र में शिल्पी पिता और शिल्पी पुत्र का मिथक है। इसमें गहन मनोवैज्ञानिक राजनीतिक द्वंद्व के साथ वर्ग संघर्ष का भी समावेशन हुआ है। इससे नाट्य में गहरा तनाव, टेंशन पैदा होता है और एक प्रभावशाली नाट्य बिंब की दृष्टि होती है। इसमें 3 प्रकार के द्वंद्वों का समाकलन है। यानी कोणार्क नाटक में 3 प्रकार के द्वंद्व है। और तो वो 3 प्रकार के द्वंद्व कौन से है? सृजना और विध्वंस का द्वंद्व, नई पुरानी पीढ़ी का द्वंद्व और राजसत्ता तथा जनसत्ता का द्वंद्व। यानी कोणार्क नाटक में कौन कौन से द्वंद्वों का चित्रण है? तो सृजना और विध्वंस का द्वंद्व है, दिखाई गया है। नई पुरानी पीढ़ी का द्वंद्व है और राजसत्ता तथा जनसत्ता का द्वंद्व। कोणार्क के निर्माण के मूल में प्रधान शिल्पी विशु की अपनी ही स्मृतियाँ कला रूपों में पुनः जीवित हो रही है। कला के प्रति अद्भुत सम्मोहन है, जिसमें इसी बहाने माथुर कलावाद की समस्या उठाते हैं। कोणार्क के टूटने पर कलावाद भी टूटता है। यानी कोणार्क मंदिर टूटने पर उस कलावाद जो था वह भी टूट जाता है, बिखर जाता है। कला की तुलना में जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। स्वयं विष्णु अपने पुत्र से प्रभावित होकर अपनी ही कला को तोड़ देता है। यानी कला से महत्वपूर्ण जीवन है। और जो विष्णु जो है अपने पुत्र से प्रभावित होता है और अपनी कला को तोड़ देता है, जो वह मंदिर को। विष्णु का पुत्र नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी विष्णु का जो पुत्र था वह नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाला है। यानी कोणार्क नाटक में नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र कौन सा है? तो विष्णु का पुत्र है। राजसत्ता के विरुद्ध खड़ी है। यानी विष्णु का पुत्र जो है वह नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है और जो राजसत्ता के विरुद्ध खड़ी है। वह कहता है, क्या हम लोग भेड़ बकरियां हैं जो चाहे जिसके हवाले कर दी जाए? जिस सिंहासन को तुम डावाडोल कर रहे हो वह हमारे कंधों पर टिका है। यानी यह परीक्षा में पूछा गया कथन है। कोणार्क में जो विष्णु का पुत्र, यह पुत्र द्वारा कथन है, क्या हम लोग भेड़ बकरियां हैं जो चाहे जिसके हवाले कर दी जाए? जिस सिंहासन को तुम डावाडोल कर रहे हो वह हमारे कंधों पर टिका है। यानी जन सामान्य के कंधों पर राजकाज टिका हुआ होता है, जनता के कंधों पर। माथुर केवल प्रगतिशील चेतना के ही पक्षधर नहीं है, कला प्रयोग के भी समर्थक है।
उनका कहना है, हम हशियावासी कितने आधुनिक क्यों न हो जाए, नाटक, गीत और नृत्य का मिला जुला स्वरूप हमारे स्वभाव और धरोहर का एक अंग ही बन गया है। यानी जगदीश चंद्र माथुर कहते हैं कि उनका कथन है कि हम हशियावासी कितने आधुनिक क्यों न हो जाए, नाटक, गीत और नृत्य का मिला जुला स्वरूप हमारे स्वभाव और धरोहरा का एक अंग ही बन गया है। यह जगदीश चंद्र माथुर का कथन है। मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर अभिनय के लिए तैयार किए गया कुंती सूर्य नृत्य नाट्य में विशु और धर्मपद की मां में प्रणय को भी प्रच्छन्न रूप से शामिल कर लेता है। एक विचित्र बात यह है कि इसमें एक भी नारी पात्र नहीं है, यानी कोणार्क नाटक में एक भी नारी पात्र नहीं है, पर सारा नाट्य नारी की प्रणय चेतना की निर्झरणी से मुखर है। यानी कोणार्क नाटक में एक भी नारी पात्र नहीं है, फिर भी सारा जो नाटक है कोणार्क, वह नारी की प्रणय चेतना की निर्झरणी की मुखर है, यानी प्रणय चेतना की ओर आकर चित्रित है। यह भी एक प्रयोग है। रेडियो के ध्वनि बिंबों की तरह नाटक का तीसरा अंक पूर्णतः ध्वनि बिंबों पर आधारित है। यानी कोणार्क नाटक का कौन सा अंग ध्वनि बिंबों पर आधारित है, तो कोणार्क नाटक का तीसरा अंक यह पूर्णतः ध्वनि बिंबों पर आधारित है। मूर्ति खंडन के समय पत्थर पर पड़ती चोट पर चोट, कुलादि का आघात, ध्वंस की क्रूरतम अंतिम आवाज और अनगुंज तथा तीखी रोशनी की व्यवस्था नाट्य की त्रासदी को घनीभूत कर देती है। माथुर का दूसरा महत्वपूर्ण नाटक है पहला राजा, यानी जगदीश चंद्र माथुर का पहला नाटक है कोणार्क, और दूसरा नाटक कोणार्क नाटक जो है 1951 में प्रकाशित होता है, और उनका ही जगदीश चंद्र माथुर का दूसरा महत्वपूर्ण नाटक है पहला राजा, जो 1969 में प्रकाशित होता है। इसके कथा सूत्रों का वेद, महाभारत, भागवत, विष्णु पुराण, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के मिथकों और ऐतिहासिक वृत्तों से ग्रहण किया गया है। इन सूत्रों को नाट्य रूप देने के लिए नाटककार वे बुद्धि सम्मत कल्पना का सहारा लिया है। इसका व्यापक फलक, अन्योपदेशिकता, दूरीकृत प्रभाव आदि ब्रेस्ट के एपिक थिएटर का स्मरण करता है। पृथु भारतीय परंपरा में पहला राजा माना जाता है, यानी पृथु जो है वह भारतीय परंपरा में पहला राजा माना जाता है। नाटककार पृथु की समस्याओं को नेहरू युग की समस्याओं से जोड़ देता है। जवाहरलाल नेहरू थे भी स्वतंत्र भारत के प्रथम पंतप्रधान, यानी जो पहला राजा नाटक किस पर आधारित है, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आधारित है। नेहरू के सामने स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण की समस्या थी। उन्हें नए प्रजातंत्र को व्यवस्थित करना था, उत्पादन की समस्या सुलझानी थी, संविधान बनाना था, मंत्रिमंडल की चक में निपटना था। पृथु की समस्याएं इससे भिन्न नहीं है, यानी पृथु की भी समस्या इसी प्रकार थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, और उसी प्रकार पंडित जवाहरलाल की थी। पृथु को मालूम है कि प्रजातंत्र की सफलता प्रजा के संयोग पर अवरुद्ध है, यानी पृथु को पता था कि प्रजातंत्र की सफलता जो है वह पूरे प्रजा के संयोग से ही सिद्ध हो सकती है। वह कहता है, यानी पृथु कहता है, असली धनुष्य की प्रशंसा तो जनपद के लोग हैं, यानी असली धनुष्य की प्रत्यंचा तो जनपद के लोग हैं, पर मंत्रिमंडल के बहुत से मंत्री राजा को प्रजा से अलग करने का षड्यंत्र करते हैं। सवर्णों का एक दल आर्यों का अनार्यों से अलगा देता है, पर पृथु धरती को उर्वरत बनाने का प्रयास करता है। इस कर्म में अनार्य कवच का रचनात्मक संयोग मिलता है, किंतु उसके व्यक्तित्व को और उग्रता तथा सौंदर्य बोधपूर्ण होना चाहिए। अंतिम दिनों में नेहरू भीतरी बाहरी संघर्षों से अंतहीन ऊब का अनुभव कर रहे थे, किंतु यह ऊब पृथु को कर्म की ओर ही उन्मुक्त करती है। उस समय कविता कहानी पर अस्तित्ववाद दर्शन का प्रभाव पड़ रहा था। उसकी एक झलक पहला राजा में मिलेगी। इसकी नाट्य संरचना अधिक जटिल है, अंततः अपनी प्रभावविनती वह कोणार्क की तरह प्रगीतात्मक न होकर बौद्धिक है। यानी जगदीश चंद्र माथुर का जो पहला राजा नाटक है वह प्रगीतात्मक नहीं है, वह बौद्धिक है।
उसके दो और नाटक है, शारदिया और दशरथ नंदन। यानी जगदीश चंद्र माथुर के कुल 4 नाटक है। पहला नाटक है कोणार्क जो 1941 में 1951 में प्रकाशित होता है। दूसरा जो नाटक है पहला राजा 1969 में प्रकाशित होता है। और दूसरे 2 नाटक है शारदिया और दशरथ नंदन। अगले नाटककार है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955 उनकी समस्त कृतियों का शिखर है। यानी धर्मवीर भारती का जो अंधा युग नाटक है, जो महाभारत के 18वें दिन की कथा को लेकर लिखा गया है, तो वह 1955 में प्रकाशित होता है। और वह समस्त पूरे कृतियों में शिखर का एवं प्रसिद्धि का नाटक जो है अंधा युग धर्मवीर भारती का है। इसमें महाभारत के 18वें दिन के युद्ध के बाद की वह कथा ली गई है, जिसमें प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु भी सम्मिलित है। वस्तुतः यह नाटक युद्धजन्य अर्थ सत्यो कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरकता, विवेक शून्यता आदि के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का उद्घाटन करता है। अंधों के माध्यम से यह ज्योति नाट्य है। यानी अंधों के माध्यम से ज्योति नाट्य है। यह किस नाटक के बारे में है? तो अंधा युग के बारे में। यह विचित्र युद्ध था, किसी की भी जय नहीं हुई, विजय केवल अंधेपन की होती है। शुभ और कोमल पराजित होते हैं, सभी युद्धों की यही परिणति है। इसमें ईश्वर की भी मृत्यु होती है, उसका ध्यान व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है। इस गीति नाट्य की रचना के मूल प्रेरक है। यानी अंधा युग यह गीति नाटक है और गीति नाट्य है। और गीति नाट्य के अंधा युग गीति नाट्य के मूल प्रेरक कौन है? पाश्चात्य महायुद्ध और महाभारत, पाक युद्ध और अस्तित्ववाद, व्यक्तिवाद और सांत्रीय दायित्व। यानी अंधा युग नाटक लिखने के लिए धर्मवीर भारती को प्रेरणा कहाँ से मिली? तो पाश्चात्य महायुद्ध, भारत पाक यानी भारत पाकिस्तान युद्ध, अस्तित्ववाद और व्यक्तिवाद और सांत्रीय दायित्व यहाँ से उनको अंधा युग नाटक लिखने की प्रेरणा मिली थी। युद्ध में मर्यादा टूटी, स्वार्थांध व्यक्तिवाद अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा, न्याय की ओर से लड़ने वाले युवत्सु ने आत्महत्या की, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इस नाटक का अंतर्विरोध वह है कि इसमें एक और धृतराष्ट्र के माध्यम से वैयक्तिकता का विकृत रूप प्रस्तुत किया गया है और दूसरी ओर उसे दायित्व से जोड़कर नए मूल्यों के रूप में प्रतिष्ठित किया। धृतराष्ट्र कहता है, आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिकताओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। यानी यह महत्वपूर्ण कथन है और इस नाटक के बहुत सारे महत्वपूर्ण कथन है। वह हम किसी एक अगले वीडियो में, एक स्पेशल वीडियो में देखेंगे। तो वह धृतराष्ट्र का कथन है, आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिकताओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। व्यक्ति स्वतंत्रता के संबंध में भारती का मत है। यानी व्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में धर्मवीर भारती व्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं, पाश्चात्य वैयक्तिकतावादी चिंतकों की भाषा में यह वैयक्तिकता का मूल्यों के ग्रहण और विकास की दिशा में स्वचालित गति है, जिसमें स्वतंत्र और दायित्व का आंतरिक विकास उन्मुख समन्वय रहता है। प्रश्न होता है कि स्वचालित होने के कारण यह वैयक्तिक अतिरेकवादी नहीं है, हो जाएगी क्या? यह ऐसा उपग्रह है जिसमें स्वतंत्र और दायित्व के खंड अपने आप संयुक्त हो उठेंगे। सामाजिक विवेक के अभाव में स्वतंत्र धृतराष्ट्र या फांसीवाद में बदल जाएगा। कहना न होगा कि नए दायित्व बोध को अनपेक्षित ढंग से दूर तक खींचा गया है। इस दोष के बावजूद अंधा युग समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उड़ाता है। भारती ने इसमें कई प्रकार के नाट्य तत्वों का प्रयोग किया है। कोरस को इसका प्राण है। यानी धर्मवीर भारती ने अंधा युग नाटक में कई प्रकार के जो नाटक तत्व होते हैं उसका प्रयोग किया है। और उसमें अंधा युग नाटक में सबसे महत्वपूर्ण जो है कोरस जो नाट्य तत्व है वह अंधा युग नाटक का प्राण है। अपनी धीमी संतुलित लय में गायक युद्धजन्य विकृतियों, चरित्रों और मनोदशाओं को हल्के दार्शनिक ढंग से रंग में प्रस्तुत करते हैं। गीति नाट्यों की सफलता बहुत कुछ टोन के उतार चढ़ाव,
लघुता, दीर्घता पर निर्भर करती है। यानी गीति नाट्य की सफलता किस पर आधारित है? तो जो टोन होती है, जो बैकग्राउंड ध्वनि होती है, उसके उतार-चढ़ाव पर या लघुता या दीर्घता पर निर्भर करती है। इसी से विभिन्न चरित्रों की स्थिति हो, क्रिया, व्यापार हो, द्वंद्वात्मक मानसिकताओं का अभिलेख तैयार होता है और इसी से नाटक अभिनीत होता है। एक हर्ष से धृतराष्ट्र का स्वर ही तीव्र हो उठता है, जैसे एक विशिष्ट ताल पर पांवों दावे घुंघरू सहसा झंकृत हो उठे। अश्वत्थामा गहन मानसिक द्वंद्व और विभिन्न लयों में उभरता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और इसके बाद जो है दुष्यंत कुमार, यह अगले नाटककार हम देखते हैं कल के वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।